कुछ खास लोग हैं, आप सभी खास हैं, लेकिन चर्चा के लिए आप थोड़े शब्दों में आपका जो विचार है, आपने जो देखा सुना या आप जानते हैं मुंबई के डेवलपमेंट प्लान के बारे में या मुंबई के बारे में। अमीर जी नमस्कार। मुझे लगता है यहां पर शायद मुझसे ज्यादा जानकार लोग मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा, जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आरे के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। जहां तक डेवलपमेंट प्लान है 2036, आई थिंक 2034, उसको मैंने स्टडी नहीं किया, तो डिटेल में मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। और ना मैं आर्किटेक्ट हूं, ना मैं टाउन प्लानर हूं, मेरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी। आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट को समझ भी पाए। एक साधारण इंसान के लिए वो डॉक्यूमेंट समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसके लिए हम डिपेंड करेंगे एक्सपर्ट्स पर, और हमारी ये उम्मीद है कि जो एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करेंगे, इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। एक बात तो तय है आज सुबह के प्रोग्राम के बाद कि इस पे चर्चा जरूरी है और इसको बेहतर समझना जरूरी है। आम इंसान को इन बातों की जानकारी इतनी नहीं है, समझ नहीं है, मुझे भी नहीं है, हम आर्किटेक्ट नहीं है, हम टाउन प्लानर्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है वो एक सही नियत से इस चीज को डिस्कस करें और मुंबई के लिए, लोगों के लिए सही जो फ्यूचर है वो प्लान किया जाए एक अच्छी तरीके से। ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा जरूरी है। और आरे के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव द राइट, वी डोंट हैव द राइट टू डू दैट। फरहान, a few words from you. नमस्कार। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो भी कहा गया है यहाँ इस स्टेज पर। सिर्फ थोड़ा बहुत मैं डिफर करूंगा। जो आमिर ने कहा कि उसे आश्चर्य हुआ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूं और पिछले जो 40 सालों में मैंने देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि जो एक हेल्थ, एनवायरमेंट, एयर क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो होनी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये बहुत मतलब एक जरूरी मुद्दा है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अब घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है। और मैं मानता हूं कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। थैंक यू वेरी मच। सलीम जी, सब बॉम्बे से बाहर जाते होंगे, बहुत दुनिया में खूबसूरत खूबसूरत कंट्री है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बहुत सी जगह, स्विट्जरलैंड। मगर जब भी हमारा ट्रेन वापस बॉम्बे आता है और डिसेंड करने लगता है तो खुशी होती है कि हम अपने घर पहुंच रहे हैं, और जब वो लैंड करता है तो ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए। इस घर को हमें साफ रखना है। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा आइडिया, एवरी पर्सन कैन ब्रिंग अ चेंज, एवरी पर्सन। हम ये समझते हैं मैं अकेला क्या करूंगा ना। मैं आपको छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ, वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बैंड स्टैंड में वॉक करता हूँ 30 साल से। बैंड स्टैंड के ऊपर वो बन गया प्रोमेनेड तो बहुत साफ रहता था, मगर अगर आप नीचे देखें तो इतना प्लास्टिक, इतना कचरा होता था कि कुछ पीछे में बीच पूरा भरा हुआ था, दिखता भी नहीं था, रेती दिखती थी ना रॉक्स दिखता था। वहां कुछ रैक पिकर्स आते थे, मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि तुमको कितने पैसे मिलते हैं? कि साहब ये कचरा उठाते हैं, रिसाइकलिंग का जो कचरा होता है उसमें 100-1 रुपये मिल जाते हैं। एक आइडिया आया मुझे, मैंने कहा हम तुमको 2 बैग देंगे, एक में कचरा उठाओ अपना जो तुम्हारे काम आता है, और बाकी दूसरे के अंदर कचरा उठा के यहाँ सड़क पर रखो। वो बैंड स्टैंड उस वजह से आज 2 साल से काम चल रहा है। बैंड स्टैंड मुंबई का सब में क्लीन बीच है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ही कैन मेक द डिफरेंस। May I request Ritesh to say a few words? नमस्कार. सर्वप्रथम माझ्या शहराबद्दल माझे डोळे उघडल्याबद्दल त्या माणसाचे आभार. आपण सर्व आपल्या आपल्या कामामध्ये व्यस्त असतो दैनंदिन जीवनात, आणि आपल्या शहरामध्ये काय चालू आहे, आपल्या अवतीभोवती काय चालू आहे याच्याकडे लक्ष कमी असतं.
ह्यात माझंही लक्ष कमी होतं आणि आज नंतर राहणार नाही एवढं नक्की इथे खात्री आहे. जेव्हा एखादा डीपी प्लॅन बनतो त्याच्याबद्दल बऱ्याचशा रिपोर्ट्स तयार होतात. ह्या सामान्य जे आपण लोक आहोत आपल्याकडे ह्या रिपोर्ट्स पोहोचत नाहीत. आपली इच्छाही नसते ती पाहण्याची, ते इंटेंट नसतं आपल्यामध्ये. अशा प्रोग्राम झाल्यानंतर डोळे उघडतात, रे आपल्या शहरात एवढ्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत, असं होणार आहे का. तर मला असं वाटतं की जेव्हा कुठलाही निर्णय हा लोकांसाठी जेव्हा एक इन्स्टिट्यूट घेतं किंवा गव्हर्नमेंट घेतं तो निर्णय लोकांपर्यंत पहिला पोहोचावा, की ह्या शहरात जेवढी लोक राहत आहेत त्या लोकांपर्यंत ह्या शहराचा बदल अशा पद्धतीने होणार आहे ही गोष्ट पहिली लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि त्याच्यावर मतदान झालं पाहिजे की बाबा तुम्हाला हे पटतंय का नाही. आणि ते मतदान झाल्यानंतर लोकांनी ठरवलं पाहिजे की आपल्या शहरात सगळ्या गोष्टी मान्य केल्यानंतर की समजल्यानंतर सर्वप्रथम की लोकांचं मत हे घेतल्याशिवाय एवढा मोठा निर्णय करणं हे चुकीचं आहे. मला वाटतं की शुभेच्छा, आपण सर्व इथं आहात आणि जसं आमिर आणि सलीम साहेब आणि फरहान हे त्या तिघांनी इथं आपली मत मांडले की खरंच आपल्याला आपल्या शहराबद्दल अधिक जाणकारी पाहिजे, अधिक माहिती पाहिजे आणि प्रत्येकाने आपल्या परीने हे काम केलं पाहिजे. आरे सारखे विषय असतील, इतर विषय असतील, म्हणजे फक्त आरे नव्हे तर प्रत्येक मेट्रोच्या जागी जर 6 पट FSI वाढणार असेल तर त्याचे काय दुष्परिणाम आहेत आपल्या शहरावरती ह्याची अधिक माहिती घेऊन त्याच्यावर नक्कीच आपण सर्वांनी काहीतरी मार्ग शोधला पाहिजे. धन्यवाद. भरत जी. Thank you. I have a slight point of difference, sir. I think all of us who are sitting here and we are on the stage here, we all agree that what we've seen is a very dramatic thing and we all agree with it. But I think that is stage one. I think we need to sit and not talk about how much we agree with this. We need to talk about what can each of us do about this. And I think all of us have an area of expertise. So agreeing is one thing, that we all agree it's a bad thing and we must do something, but we are common people who have no access to the authorities. And I think if there's something that is formed by which all of us contribute to either reaching out to the government or to reaching out to the people, I think that is what we should look for. We had started a thing called Bombay First, which was about liaising between the government and the people. And there was one proposal we had made, is that if Mumbai is a city of industrialists, everybody's corporate offices in the city, why can't we create a system by which every time any big company, whether it's Tata's or Birla's or Reliance, goes to the government for approval of any of their plans, if an area is demarcated to say you are not supposed to develop this, but supposed to preserve this area, you are supposed to keep this area clean and make it green. If a plan like this is more concrete can be evolved, I think that's what will help the city. And I think we should all aim for that. We will certainly dwell on what to do next and how to move forward and what will be our action plan for the future in our opposition to the present development plan. Why don't we request the current government जो है कि जैसे आपने अभी एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी हमको प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक को प्रेजेंटेशन दें कि उनके प्लान ऐसा क्यों है. देखिए हमारा माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए. अगर वो समझा पाए हमको कि भैया हमने ये प्लान इसलिए बनाया है, उसकी ये फायदे हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं. तो कम से कम जैसे रिपोर्ट बनती है, कॉमन मैन समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो पब्लिकली अगर इस रिपोर्ट को लोगों को साधारण भाषा में समझाएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो वी शुड इनवाइट देम टू कीप अ पब्लिक प्रेजेंटेशन जिसमें वो हमको समझाएं, जिसमें डायलॉग हो सके, जिसमें आप भी अपने सवाल उठा सके. So that will be a healthy process of understanding why they are doing that, and then what is to be done to it, change, not change, etc. But a common person should understand this. There should be an effort. I would request the present government to make the effort to reach out to people, ताकि उनको समझा सके कि उनका ये प्लान है और क्यों है. तो फिर लोगों के सजेशन आ सकते हैं जो सही हो सकते हैं, उसमें हम ठोस कदम ले सकते हैं. मुझे याद पड़ता है, इस साल मुझे पूरे 50 बरस हो गए मुंबई आए हुए.
मैं अक्टूबर 4 को आया था, ये शहर क्या था, धीरे धीरे क्या होता चला गया, ये भी हम देख रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल एफर्ट मेरा हो, आपका हो, वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। अलग अलग भी हम बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। मुझे राज्यसभा में भेज दिया तो जो भी छोटा मोटा मैं कर सकता था, यही कर सकता था कि भाई जो फर्ज दिया जाता है हमको, वो अपने इस शहर को, जिसने हमको इतना दिया है, उसे हम भी कुछ तो जो कि कुछ भी नहीं है। सच पूछिए तो ऐसा समझना कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, ऐसा नहीं है कुछ। हमारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग से पूछे कोई कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो हम सब कहते हैं करते हैं। तो ये देश कहाँ है जिससे हम प्यार करते हैं? ये हमारे सामने एक जो घर की गली है, जो नुक्कड़ है, जो चौराहा है, जो हमारा कंपाउंड है, देश में नहीं कहीं और है। अगर हम देश से प्यार करते हैं तो इस जगह का ख्याल क्यों नहीं हमको? ये हमारे हिस्से का देश है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहूंगा कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की एक लिमिट है। हम लहरें बना सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्डर लॉबी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, ये टाइडल वेव्स हैं। ये जब आती हैं तो जो हमारी छोटे मोटे घिरौंदे बने हैं वो भी बह जाते हैं। तो जब तक हम अकेले तो नहीं लड़ सकते, लेकिन किसी सरकार, किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती हमारे खिलाफ जाने को, अगर हम सब एक हों। बात घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। सीधी बात क्या है कि इस शहर को इंडिविजुअल्स ने बर्बाद नहीं किया है, बिल्डर लॉबी और पॉलिटिशियन की साथ। हमें बताया जाता है कि ये शहर गंदा इसलिए हो रहा है, ये शहर खराब इसलिए हो रहा है कि इसकी संख्या बढ़ रही है, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। मुंबई जो है वो 8वां मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया में। न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बहुत बड़ी, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है यूएसए का। टोक्यो की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है जापान का। मुंबई की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। इन तीनों शहरों की जमीन में से तेल निकलता है, सोना निकलता है, हीरा निकलता है। क्या निकलता है इसकी जमीन से? जो ये फाइनेंशियल कैपिटल है। ये फाइनेंशियल कैपिटल इस नगर के रहने वालों की वजह से, न्यूयॉर्क के रहने वालों की वजह से, टोक्यो के रहने वालों की वजह से। और ये दोनों शहर जो हैं, इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन मुंबई से ज्यादा। यहां जो लोग रहते हैं, यहां लोग जो आए हैं, उन्होंने ही तो इसे फाइनेंशियल कैपिटल बनाया। कोई जमीन में से थोड़ी निकल आई थी दौलत। और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यहां पैदा हुआ है, इंसान के मनोबल से, मेहनत। 1 लाख से ऊपर घर मुंबई में ताला लगा हुआ पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, बंद है। 1 लाख से ऊपर 11 लाख घरों की जरूरत है, नहीं है। इस शहर की 90% पॉपुलेशन या तो स्लम पे है, या फुटपाथ पे है, या ऐसे घर पे है, बिल्डिंग में है, जो किसी दिन भी गिर सकती। बिल्डर्स अब बिजनेस से भी आगे जा चुके हैं। पैसा अब इतना हो गया है कि धंधे की बात भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर धंधे की बात सोचनी हो तो वो तो छोटे घर बनाएंगे, वो घर बनाएंगे जो लोग खरीद सके। जो तुमने बड़े घर बनाए थे तो बंद पड़े हुए हैं, तो तुम छोटे घर क्यों नहीं बनाते? ये उनकी शान के खिलाफ है। गरीबों के लिए घर बनाए, ठीक, ये कोई काम है? अब उनको ये काम पसंद नहीं। जबकि सच ये है कि कोई भी बिल्डर अगर अफोर्डेबल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा तो एक दिन में बिक जाएंगे। वो 1 लाख लग्जूरियस हाउस बना के बंद पड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहा है कि किसी दिन फिर 2-4 लखपति, करोड़पति बनेंगे तो खरीद लेंगे।
लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है गरीब से। जहां तक राजनेताओं की बात है, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको कितना इंटरेस्ट है गरीबों से, वो तो आप 60-65 साल से देख ही रहे हैं। ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये कोई एक सरकार ने बनाई, दूसरी सरकार ने उसे पसंद कर लिया। ये सब अल्टीमेटली हिंदुस्तान की राजनीति एक क्लब है। इसमें कुछ 5-6 हजार मेंबर हैं, कभी कोई इधर पावर में आएगा। हम लोग उस क्लब के मेंबर नहीं। जो डेवलपमेंट होता भी है, मैं तो 2 आपको मिसाल दे के बात खत्म करूंगा। सही कहा आमिर साहब ने, मैं भी उन्हीं की तरह ना आर्किटेक्ट हूं, ना टाउन प्लानर हूं, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस की बात होती। एक मिलन सिनेमा के सामने एक फ्लाईओवर बनाया गया। वो फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया कि बहुत बड़ी जूहू की, अंधेरी की, विलेपार्ले की, सांता क्रूज की आबादी शाम को जाती है मुंबई की तरफ, डाउनटाउन। अब वो फ्लाईओवर जो बना है, जब आप उस पे से उतर रहे होते हैं तो आप मुंबई की तरफ नहीं जा रहे होते, आप उधर जा रहे हैं। और आपसे पूछे कोई कहां जा रहे हो भाई, जा इधर रहे, कदम मैं वहां जा रहा हूं। और वो वहां खत्म होता है जहां वो है एयरपोर्ट का एरिया, कि आप वहां पर ट्रैफिक जैम करवाएंगे। मैं गया, थाना साहब क्या डेजिग्नेशन था उनका, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। वो कमिश्नर साहब के पास गया मैं, जब मैं देख रहा था वो करना है, तो जो उनके आर्किटेक्ट, तो इंजीनियर को नहीं दिखाई दे रहा था, वो मेरे जैसे जाहिल आदमी को दिखाई दे रहा था। मैं उनके गया, इनके साथ अपॉइंटमेंट दिलवाया इन्होंने। मैंने कहा साहब आप जो बना रहे हैं, ये तो जिधर ले जाना चाहिए उसकी उल्टी तरफ ले जा रहा है। तो कहने अच्छा, हाँ ये भी ठीक है, ये दवा है, ये दवा है। तो ऐसा करते हैं, ये टनल बनाते हैं, और वो टनल जो है इधर जाएगी। टनल तो नहीं बनी, लेकिन अस्थाना साफ चलेगा। दूसरे आप देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे और है, जो सांता क्रूज से चेंबूर का फ्लाईओवर है, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई फ्लाईओवर इससे ज्यादा टाइम में नहीं बना, जबकि दुनिया में फ्लाईओवर कई किलोमीटर के बने, इससे कहीं लंबे भी बने। इसे 13 साल लगे। 13 साल में कितना संभाल के बनाया गया, आप ये देखिएगा कि जहां जहां आबादी ज्यादा नहीं है, वहां ये फ्लाईओवर है। जहां स्लम एरिया आ गया है, मनखुर्द का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही आबादी खत्म होती है, फ्लाईओवर फिर। और ये कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, आप जाके देख लीजिए। तो ये जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान है, ये फंदा है, ये फंदा है इस शहर के गले में। अब बस खींचने की कमी है। ये फंदा आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये फैसला होगा। और इसमें सब जमा होके, एक होके अगर काम करेंगे, और इसको अगर सड़क पे लाना है तो सड़क पे लाएं। लेकिन एक बात मैं ये नहीं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा ये नहीं होगा।